जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, लूसेंट की जो न्यू वाली एडिशन आ चुकी है। न्यू लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, उसका न्यू एडिशन 2025 वाली एडिशन हम लोग अभी करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। जैसे कि आपको दिखा रहे दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रसंस्करण जो इसका संस्करण हुआ था 2003 में, अभी जो 18वां संस्करण यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2025 का है ना, 285 रुपीज़ में। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इतिहास करेंगे दोस्तों, इतिहास को, है ना। क्या करेंगे दोस्तों, इतिहास से स्टार्ट करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज एकदम कंप्लीट करते चलेंगे। आपको बता दें दोस्तों, एक दिन में कितने टॉपिक होंगे ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक ही दिन में आपको बहुत सारे टॉपिक करा दें तो ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन में उतने सारे नहीं कराएंगे, इतने कराएंगे जो एक दिन में आपको कवर हो सकते हैं। तो देखिए, एक दिनों में इतिहास की टॉपिक जो हमारी रहेंगी प्राचीन भारत से, वो कितने रहेंगे, तो एक से लेके कहाँ तक रहेंगे दोस्तों, पूरे 5 तक, है ना। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रौद्योगिक काल, है ना, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता और महाजनपद, यहाँ तक आपके कवर कराए जाएँगे एक दिनों में, ठीक है? तो आज के जो सेशन में रहेंगे आपको, ये कंप्लीट रहेंगे आपके। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये न्यू एडिशन है दोस्तों लुसेंट की, है ना? समेटिव और ऑब्जेक्टिव भी मैंने 2025 वाली डाल रखी है दोस्तों, वो भी ज़रूर देखिएगा। अति महत्वपूर्ण है, इसे देखने के बाद उसे तो ज़रूर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका और प्रिपरेशन अच्छे हो सके। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस सेशन को। इसमें इतिहास के बारे में आइए इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जिसमें पहला आता है हम लोग का भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में देखेंगे, कह रहा है क्या इसमें कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीपीय किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भरतों का देश, जहाँ पे निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन काबिले कहिए तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था। उसका उल्लेख जो है दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए भी होने लगा। प्राचीन भारत अपने देश के जो जम्बू द्वीप है, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या क्या नाम दिए, तो देखिए यहाँ पे नाम दिए हैं जम्बू द्वीप, अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे क्या कहते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी नाम के एक नदी के नाम पे जाने लगा। फिर यूनानी जो थे, यूनानी ये इंडे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी किससे शब्द से था, फारसी शब्द से बना था जो हिंदू से बना। यूनानी भाषा के इंडे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश की उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोप परिवार की भाषाएं बोलने वाले को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले को बहुलता मिली। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूरब में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्तीन कहलाते थे। इस प्रकार राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश की छोर तक पहुंची। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार है। क्या क्या है नाम, तो देखिएगा इसमें नाम है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, दूसरा है पोलियो मेडिटेरियन, तीसरा है आपका काकेशियाड, तीसरा है निग्रोयड और चौथा जो है आपका ये है मंगोलियाड। अब यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन भाग है, तो देखिए प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। नोट में क्या दिया गया है, नोट देख लीजिए कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है कौन है,
तो जर्मनी के एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है दोस्तों क्रिस्टोफर सेलारियस। क्रिस्टोफर सेलारियस नाम है, जिन्होंने कब 1638 से लेकर 1707 एडी के काम के बीच में इन्होंने अपना काम को अंजाम दिया है। अब देखिएगा, सबसे प्रमुख हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में क्या है। प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है, तो देखिए स्रोत 4 स्रोत है। कौन कौन 4 स्रोत है? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है? धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, पहला। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। कह रहा है इसमें कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है, जिसकी संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। क्या चीज का उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। कौन कौन वेद है? तो देखिए वेद 4 कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है हम लोग का, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में क्या लिखा गया? देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल है? तो इसमें बताएंगे 10 मंडल है ना, 10 और 28 सूक्तियां हैं। और बता दें आपको, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित आपको इसमें बताया गया है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उसे क्या कहते हैं? खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो है मंडल है वो 10वां मंडल है। इसे नदी स्तुति सूक्त यानी नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी वैदिक समाज शास्त्र, नासदीय सूक्त कहें तो ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि इसमें सम्मिलित है। चतुष्वनीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए नोट में क्या दिया गया है। नोट में कह रहा है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ है कि वध न किया जाता है। शब्द का संबंध किससे है? इस शब्द का संबंध है गाय से है। ऋग्वेद में ब्राह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बनता है आपका ईसा पूर्व है ना एवं ईस्वी के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी हम लोग के लिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वर्तमान में प्रचलित जो है कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर कह लीजिए, जूलियन कैलेंडर इसको कह लीजिए। ईसाई धर्म गुरु जो है ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित पर आधारित है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को हम लोग क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, मतलब बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु जो है इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया था और 483 ईसा पूर्व पहले इनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि से शुरू हुआ सन बोले तो ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षिप्त में हम लोग ई लिखते हैं, है ना। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी
में भी लिखा जाता है। एडी यानी यहाँ पे लिखा गया है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब 1904 में तैयार किए थे। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाह से ही है। किसने लिखा है? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है। कब? 1904 में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अब देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपका कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी जो क्या है तो ऋग्वेद ही है। अब देखिए वामन अवतार के बारे में क्या कहा गया है। वामन अवतार के बारे में बोला गया है कि वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता जो है कश्यप ऋषि एवं माता जो है अदिति थी, वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु के द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या कहा गया है? उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अब जो बन रहा है इधर आपका कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने हैं? 250 इन्हें 250 ऋचाएं हैं, जबकि अग्नि के लिए कितना है? मात्र 200 ऋचाएं हैं। ठीक है, मतलब कि सेकेंड ऑफ ऑल कहा जाए तो 200 ऋचाएं किन के लिए है? अग्नि के लिए है, और वही 250 जो है किन के लिए है? तो इंद्र के लिए है। आइए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका नंबर आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। दिया गया है नोट में कि यूनेस्को ने पुणे के भंडाकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 जो है पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अब आइए यजुर्वेद के बारे में देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद में कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए यजुर्वेद में कह रहा है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो किया जाता है उसी को यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धायु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। कौन? यजुर्वेद। अब सामवेद में हम लोग देखेंगे तो सामवेद में कह रहा है कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसे संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब नोट में जो दिया है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद में क्या कह रहा है? अथर्ववेद में कह रहा है आपका कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ये वेद में कुल 20 कांड है, 36 प्रपाठक है और 731 सूक्त है। लगभग जो है इसमें मंत्र जो है आपका कितना है? 5987 मंत्र है इसमें। ब्रह्मोदय कहे तो ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्टि मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ क्रम में ब्रह्मत्व जो है प्रतिपादन है। अब यहाँ पे लिखा गया है क्या कि अर्थ वांडी गिरस वेद क्या है? अर्थ वार डी गिरस वेद जो है कहे तो ऋषि अंगिरस दूसरे दृष्टा, और जो है ऋग्वेद जो औषधियों के भरपूर उल्लेख का ऋग्वेद। यहाँ पे जो है क्षेत्रवेद जैसे राजस्व रक्षा के लिए राज्य कर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा गया आगे कि अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कही तो पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन इसमें मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जाति के सभी पक्षों जो क्या क्या है? गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण,
समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि और है महात्म्य आदि विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन इसमें मिलता है। किस चीज का? तो जादू टोना का भी इसमें वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की जो है समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभी समिति को इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन एवं व्याख्यान से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल जैसे यहाँ पे शाखा है। साकल शाखा कह रहा है यहाँ पे कि साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी हुई है, एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं में बांटी गई है। मध्यादीन और कानव शुल्क यजुर्वेद अथवा वाजसेन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण जो है यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तरीय है। कैथुम, रानायनी और जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिसके नाम जो है क्या क्या है। देखिए 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, और वो अथर्ववेद के नाम क्या है शाखाओं का? तो पैपलाद, तैद, मौद, शौनक, जालज, जलद, ब्रह्मवाद, देवदर्श, चारणवैद। इन शाखाओं में सैनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं का भी कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन, यहाँ पे नोट में जो दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को बताया गया है। अब देखेंगे हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के बारे में देखेंगे। इसमें देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि संहिता के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों की स्थान उनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कह रहा है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। तो देखिए सारणी में जो दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद जो है ऐत्रेय एवं कैशित की है ब्राह्मण ग्रंथ में। यजुर्वेद में देखिए तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद में पंचवी से, अथर्ववेद गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं ऐत्रेय में। ऐत्रेय इससे है, ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ में गंधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ में। शतपथ यजुर्वेद से रिलेटेड है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? आरण्यक में। उपनिषदों की संख्या जो आपको बता दे, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 है ना, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति जो है क्या बताई गई है? मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
स्मृति ग्रंथ से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं, जिसमें समाज में रहने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार वर्णन इसमें मिलता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो दिया है वेदांग और उसके सूत्र। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है और छंद और ज्योतिषी है। देखिए, तो शिक्षा का मतलब क्या है? शुद्ध उच्चारण शास्त्र। कल्प का मतलब है कर्मकांडीय विधि। निरुक्त का मतलब है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। सूत्र संहिता का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना ताकि आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांग में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? श्रौत्य सूत्र जिसको यज्ञ विधि कहते हैं, गृह सूत्र जिसको गृहस्थ धर्म कहते हैं, तीसरा है धर्म सूत्र जिसको धार्मिक आचार कहते हैं, चौथा है आपका सुलभ सूत्र जिसको हम लोग यज्ञ वेदियों की ज्यामिति कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख सूत्रकार। कौन कौन है प्रमुख सूत्रकार? तो देखेंगे गौतम है जो धर्म सूत्र के, और वैदायन है जो धर्म सूत्र, और आपस्तंभ है जो धर्म सूत्र से, फिर वशिष्ठ है वो धर्म सूत्र से, संख्यायन है, फिर गृह सूत्र, फिर आश्वलायन है ग्रह सूत्र से, जैमिनी है मीमांसा सूत्र से, पाणिनि है व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी से। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब देखेंगे पुराण से रिलेटेड। पुराण में क्या कहा गया आपका कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता जो है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है, जिनमें केवल 5 कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। यहाँ पे देखिए पुराण और उससे संबंधित वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, मत्स्य पुराण में अंध सातवाहन वंश के बारे में, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे कह रहा हमसे कि अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है। उपनिषद की जो रचना हुआ है उसका पुराणों से भी पहले हुआ है। बौद्ध या फिर कहिए जैन अन्य साहित्य के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है? तो जातक में जो है बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कथा वस्तु जो पाली भाषा में लिखी गई है, संस्कृत कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनों के साथ वर्णित है। इसकी रचना जो है अस्थिवीर मोगलीपुत्र तीसस ने लगभग 30 शताब्दी ईसा पूर्व पहले किए थे। कौन किए थे? तो ये किए थे अस्थिवीर मोगलीपुत्र तीसस किए थे। कब किए थे? लगभग 30 शताब्दी ईसा पूर्व पहले किए थे। अब देखेंगे जैन साहित्य के बारे में क्या लिखा गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता जो है भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों मतलब विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। और इसमें बताया गया है कि पूर्व सन पर्व के दौरान जैन साधु या साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट में दिया गया हमें कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं।
जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। यह 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन है? तो इनका नाम है श्याम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है कलहन के द्वारा किया गया था। कलहन द्वारा रचित जो है पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक के बारे में वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय पर वृत्तांत चचनामा या फिर फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी। इसकी फारसी में अनुवाद जो है 1226 में कौन के थे? नसरुद्दीन कुबाचा के शासन काल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा काली चबेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी और सिंधी भाषा में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इसके मौर्य काल के पहले का इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें नोट में दिया गया है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में उल्लेख मिलता है। पतंजलि उससे मित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब देखेंगे हम लोग कि विदेशियों यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला है यूनानी और रोमन लेखक के बारे में जानेंगे। पहले आते हैं, इनका नाम है टेसियस। टेसियस के बारे में लिखा गया है कि यह कहाँ के? ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना गया है। हेरोडोटस के बारे में, हेरोडोटस में क्या कहा गया है कि इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपनी पुस्तक जो है हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस मतलब अभी के ईरान से संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। किसका? हेरोडोटस का। अब देखिए आगे कह रहा है इसमें कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था? नियार्कस था, अनेसेक्रिएटस था तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। अब देखेंगे हम लोग जो है मेगास्थनीज के बारे में जानेंगे। मेगास्थनीज में क्या बताया गया है कि यह सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। अब आते हैं डाइमेकस के बारे में। डाइमेकस क्या बोला है? तो डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आता है डायनोसियस। डायनोसियस के बारे में क्या कहा गया है कि यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। कौन? डायोनसिस। अब आते हैं टॉलमी के बारे में जानेंगे। टॉलमी ने क्या कहा है कि इसने 2री सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। भारत का भूगोल नामक टॉलमी लिखे हैं। अब आते हैं प्लिनी के बारे में। प्लिनी क्या कहा है? तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसमें विवरण मिलता है प्लिनी के द्वारा जो लिखा गया है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसने क्या किया है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया था। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो चीनी लेखक हैं, इनके बारे में जानेंगे। क्या क्या है इसमें? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फाहियान। फाहियान क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा कि यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। 14 वर्ष तक यह भारत में रहा था। अब आते हैं संयुगन। संयुगन क्या कह रहा है दोस्तों? देखेंगे 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित किया था। अब देखेंगे हम लोग वेनसांग के बारे में। वेनसांग के बारे में है क्या वर्णन कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग जो था 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 1 साल की यात्रा के बाद जो है यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। भारत में 15 साल तक रुक करके 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था।
करने तथा भारत से जो है बौद्ध ग्रंथ को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसे 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो शूद्र था, ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य तथा शिव की प्रतिमा का भी पूजा किया था। नोट में दे रखा है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब आता है इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में जानेंगे। यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, है ना। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का विवरण किया है। अब आते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक के बारे में है, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अलबरूनी। अलबरूनी से रिलेटेड क्या है? यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, है ना। अलबरूनी ख्वारिज्म या कहिए खीव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान है अभी, के रहने वाला था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति कौन सा है? किताब उल हिंद, या फिर दूसरा कह सकते हैं तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधि, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों पर आधारित जो है कितने अध्यायों में है? तो 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन धर्म, समाज, रीति रिवाज, राजनीति आदि सुंदर पर प्रकाश डाले गए हैं। अब देखेंगे इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के बारे में दिया गया है कि इसके द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या कहिए न्यायाधीश नियुक्त कर दिया इसको। अब देखेंगे अन्य लेखक जो है। अन्य लेखक में है तारकनाथ। तारकनाथ से रिलेटेड क्या पॉइंट है कि यह जो है एक तिब्बती लेखक थे, है ना। इसने कयुंगर और तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना किए थे और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इन्होंने दिया था। अब आता है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में देखेंगे तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश के यात्रा पर आए थे। इसके विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन में उपयोगी है। अब देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है वो कौन है दोस्तों? सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट और है रॉबर्ट सेवेल और जेम्स बोर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, फिर घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई करवाई थी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो है बोगाजकुई, जो एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, है ना, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंत लिखित का राजदूत जो है होलियोडोरस के वेशनगर जो विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सहोगौरा अभिलेख है। यह अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा की पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंसोदौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से
गर्तावश मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ी होती है जहां मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलित थी। अब नोट में जो दिया गया है कि पुरास्थल उस शासन को कहते हैं जहां पे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों का आहत सिक्के कहा गया है। इसी को साहित्य में करशापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया है। अब महत्वपूर्ण जो अभिलेख है इसके बारे में देखेंगे, अभिलेख और उसके शासक। देखेंगे हाथी गुफा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, यह कलिंग राजा खारवेल के बारे में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख कह सकते हैं इसको, रुद्रदामन से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख जो है, यह नासिक अभिलेख जो है गौतम बालश्री से संबंधित है, गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्र गुप्त कह सकते हैं। अहोल अभिलेख जो है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से है। देवपारा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन से है। और यहाँ पे देखिए स्टार का मतलब ये था दोस्तों रुद्रदामन प्रथम से है कि रुद्रदामन प्रथम इसे संस्कृत में पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। कौन सा अभिलेख है दोस्तों? जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है इनको। अब देखिए कह रहा है कि अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र जिसको हम लोग इपिग्राफी कहते हैं और इसकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन के पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख जो है मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। सबसे पुराना अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों से प्राप्त मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सकते। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है। चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्योत्तर गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है कार्पस इनसब्सक्रियोनम इंडिकाम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किया गया है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु जो पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु में सबसे पहले भारत के संबंध जो है वर्मा सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार है, मालाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ था। अब जो दूसरा हम लोग का टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है तो देखेंगे इसमें कि इतिहास का विभाजन जो है प्रागैतिहासिक या फिर कहिए प्राक इतिहास प्री हिस्टोरी, आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास भी कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। या फिर कहिए तिथियां, नाम या तिथियां में क्या है दोस्तों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल में 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। मध्य पाषाण काल में देखिएगा तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। देखिए इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। मध्य पाषाण काल में 10 से 12,000 वर्ष पहले है ना, बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले। नव पाषाण काल का आरंभ 10,000 वर्ष पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है लगभग 8,000 वर्ष पहले।
नवपाषाण काल के बारे में देखिएगा तो इसमें कहा गया है नवपाषाण काल में कि इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले होती है। पूरा पाषाण युग जो है, पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार के बारे में, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिलते हैं। मनुष्य के अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा इसमें सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल जो है अतिरम पक्कम से हुआ है कुल्हाड़ी का। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पहले नवपाषाण काल में हुआ है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं है। पहली फसल जौ तथा, लेकिन मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल थी। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ में कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार जो है स्फटिक पत्थर के बने होते हैं, है ना। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणिक औजार की खोज किए थे। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का शुरुआत जो है शुरू में ईसा पूर्व 4000 के लगभग में हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम को भाबरू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग या फिर चालकोलिथिक युग के एक बड़ी बस्ती है जिसका संबंध जारवो संस्कृति से है। भारत में शिवालिक पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज जो है आर्कीबोल्ड क्लाइकन ने किया था। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलराशियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है। ये चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो है अब्दुल्लारगंज शहर के पास जो है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व संरक्षण भोपाल मंडल के अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। इसके बाद जो है जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी से मिलता है। नोट है कि भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी जो है रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किए थे। अब देखिएगा जो तीसरा नंबर टॉपिक है हम लोग का वो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। इसका यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं किए होंगे दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। ऑब्जेक्टिव लुसेंट वो भी जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार जो है कैसा है, त्रिभुजाकार है। नई NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल जो है लगभग
3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच है। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो है 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक है। मुख्य शहरी परिपक्व काल जो है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पा काल जो है 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व है। ये सब नई वाली में इंक्लूड किया गया है। नोट है क्या कि तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी के द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता जो है विधिवत विवरण घोषणा करते हैं। यह सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक पश्चिमी पुरस्थल दासक नदी के किनारे स्थित जो है सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है अभी। पूर्वी पुरास्थल जो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर के निकट। दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या फिर सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों को केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दिया गया है। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है ना, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कलीबंगन। इसमें नोट दिया गया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल जो है कहाँ पे खोजे गए हैं? भारत में सबसे अधिक जो खोजे गए हैं वो गुजरात में। नोट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी जो घग्गर नदी है के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 में हुआ था। 1963 में सूरजभान ने किया था। अब देखेंगे कि लोथल और सुतकागदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुटे हुए खेत और नकाशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित जो है स्नान कुंड कितना है? 11.88 मीटर लंबा है और लगभग 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिसे भरने के लिए पानी कुआं से निकाल लिया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किए जाते होंगे, इसलिए इसे बनाए थे इतना भव्य। अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता कौन कौन है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस्य मूर्ति भी मिलती है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ पर प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा को दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुद्रो में मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहले पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट में दिया गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी।
अब देखिए आ गया है सैंडल सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी और उसके उत्खनन के बारे में, ये हम लोग देखते हैं। सैंडल सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान इसकी स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रमुख स्थल में देखिएगा नदी, स्थिति, तब है उत्खननकर्ता। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों? रावी नदी के किनारे है। बता दें इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो है साहिवाल जिले में है। और इसके उत्खननकर्ता जो है वो कौन है? दयाराम सहनी है, जो 1921 में, कब? 1921 में। और मधु स्वरूपा वत्सल जो 1926 में, और व्हीलर जो है 1946 में किए थे खोजनकर्ता इसका। और मोहनजोदड़ो यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो है लड़काना जिले में है। और इसका उत्खननकर्ता जो किए थे वो राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे, मैके 1927 में, व्हीलर 1930 में किए थे। चन्हुद्रो यह सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में है, मैके 1925 में, एम जी मजुमदार 1931 में किए थे। कलीबंगन यह घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह बता दें आपको उत्खननकर्ता इसके हैं अमल अमलानंद घोष किए थे 1951 में, और बी वी लाल और वी के थापर 1961 में किए थे। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत और खैरपुर स्थान पर स्थित है। यह फैजल अहमद 1953 में किए थे इसकी स्थापना। खोजकर्ता उत्खननकर्ता के थे रंगपुर, यह जो है मादर नदी के किनारे स्थित है, गुजरात का काठियावाड़ जिले में स्थित है। यह रंगनाथ राव किए थे 1953 से 54 में उत्खननकर्ता। और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपर जिले में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा किए थे 1953 से 56 में किए थे। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगनाथ राव किए थे 1954 में किए थे। रंगनाथ राव एक और भी किए थे दोस्तों 1953 से 54 में। तो यह रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है, गुजरात का काठियावाड़ जिला का किए थे। नेक्स्ट है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यज्ञदत्त शर्मा किए थे। यज्ञदत्त शर्मा एक और किए थे दोस्तों रोपर, है ना, जो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपर जिले में है। यज्ञदत्त शर्मा किए थे 1953 से 54 में। कांगेडोर यह दासक नदी के किनारे पाकिस्तान के जो है मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यह किए थे ऑरेल स्टालिन जो 1927 में इसका उत्खननकर्ता किए थे। बनमाली यह जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में है। और इसका उत्खननकर्ता जो किए थे रविंद्र सिंह विष्ट किए थे 1974 में किए थे। धौलावीरा यह लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला जो है खादीर वेट द्वीप पर है। जेपी जोशी 1967 से 68 में किए थे, और रविंद्र सिंह विष्ट जो है 1990 से 91 में किए थे। सोतकाह सोतकाह जो है यह शादी कौर नदी के किनारे स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है यह। और यह जॉर्ज कौन के थे? जॉर्ज डेल्स किए थे 1962 में। जॉर्ज डेल्स 1962 में। सुतकागेडोर सुतकोदता नदी के किनारे स्थित है, यह कच्छ गुजरात में स्थित है। यह गजपति जोशी 1964 में इसका उत्खननकर्ता किए थे। फिर राखी गढ़ी, इसकी जो है राखी गढ़ी बता दें घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हिसार हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता जो 1967 में सूरज भान अमरेंद्र नाथ 1957 से 97 से 99 में किए थे। डैमाबाद यह जो है स्थित है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, और स्थित कहाँ है? अहमदनगर महाराष्ट्र में है। इसकी खोज 1958 में बीपी वोप दीकर और एम एन देश पांडे 1958 से 59, और एस आर राव 1975 से 76 में, और एम ए साली 1978 से 79 में किए थे। और वालाकोट जो है कुन्हार नदी के किनारे स्थित है, और ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मनसेहरा जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसका जॉर्ज एफ डोल्स किए थे खोज। उत्खननकर्ता किए थे कब? 1973 से 70 के बीच में। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। और जेपी जोशी 1976 से 67 में किए थे, 76 से 77 में किए थे। रोजदी यह जो भागर नदी के किनारे स्थित है, गुलंद तालुका सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। यहाँ जो 1982 से लेकर 1995 के बीच कई बार खुदाई हुई थी। और लास्ट जो है इसका मीताथल जो है दोस्तों यह कौन नदी के किनारे स्थित है? चारांग व यमुना के मध्य है, और यह भिवानी हरियाणा में स्थित है। और यह सूरज भान इसका
क्या की थी, उत्खनन करता है 1968 में। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों व 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती की उर्वरता देवी को मानकर पूजा करते थे। इसमें देखिए कुछ सिंधु काल से विशेष विदेशी व्यापार के आयात वस्तुएं के बारे में दिया गया है। ये देखते हैं क्या है आयातित वस्तुएं और उसका प्रदेश। तांबा सबसे ज्यादा जो है दोस्तों खेतरी बलूचिस्तान ओमान से होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से होता था। टीन जो है दोस्तों यह अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो है सौराष्ट्र से। लाजवर्क जो है मेसोपोटामिया से। सीसा जो है ईरान से होता था। आगे है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा की प्रचलन का साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ थी। साध्वी सैंधववासी मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर तथा लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। सुदकोतता सुदकोतदा कालीबंगन लोथल और सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल के इकाई जो है संभवतः 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में थी। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। देखिए अब जो है इसमें आपका स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य पाषाण का अनुमान लगाया जाता है ना। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाले सांड इस सभ्यता के लोग के विशेष से पूजनीय थे। स्त्री स्त्री जो है मृण मूर्तियां जो मिट्टी की मूर्तियां से अधिक मिलने से ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मित्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर और पासे खेलना आदि जो है साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां, जहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के अग्नि पूजा की प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ से पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गरने गरने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाने और गारने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग की पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब जो देखेंगे हम लोग चौथा जो है आपका वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो वैदिक का विभाजन 2 भागों में हुआ। ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक पूर्व माना जाता है और दूसरा जो उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवासी मध्य एशिया को माना है। आर्य के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र के बांटा गया है। ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। कह रहा है राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख, वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार और कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कुल 12 हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया है कि दिशा उत्तर वैदिक दिशा और राजा का नाम। पूरब में प्राची,
पूरब में है दोस्तों प्राची है ना, और सम्राट। पश्चिम में है प्रचीति प्रतीचि, और सौराष्ट्र में राजा का नाम सौराष्ट्र था। उत्तर में उत्तर वैदिक शब्द जो है उदीची आया था उस समय, तो राजा का नाम विराट। और मध्य में जो है राजा का नाम राजा, और दक्षिण में राजा का नाम भोज बोला जाता था। पूरब, जिसको हम लोग दुर्गपति एवं एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति, जो गोचर भूमि के अधिकारी होते थे। उग्र, जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। भागदूह, राजस्व कर एकत्र करने वाले अधिकारी। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति, राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्ययन में इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में काबिले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसे सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद जो है समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। यह विभाजन जो है व्यवसाय के आधार पे था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, जबकि क्षत्रिय इनकी भुजाओं से, वैश्य उनके जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है आपका क्या, ए उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है। आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल कहलाती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलीन कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस समय। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अल्पा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी में यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दिया गया है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमुज कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुत बहतू कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया आपका इंपॉर्टेंट, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। दर्शन यहाँ प्रवर्तक, दर्शन प्रवर्तक। देखिए दर्शन जो है चावर्क, प्रवर्तक थे चावर्क ही। योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैदेशी का कनाद थे। कह रहा है कि जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला है वास, दूसरा है अधिवास, तीसरा है उसनियस उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ रथ दौड़, है ना, घुड़दौड़ एवं घृत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्य, न मारने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाला की व्यवस्था किया गया है। ऋग्वैदिक काल में यह धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन की नदियां दिया है, प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। कुब्र, जो अभी कुरम नाम है उसका। कुभा, जो अभी काबुल नाम है। वितस्ता, जो अभी झेलम नाम है। अस्कनी, जो अभी चिनाब नाम है। पुरुषनी, जो अभी रावी नाम है। शत्रुदी, जो अभी सतलज नाम है। विपाशा, जो अभी व्यास नाम है। सदानीरा, जो अभी गंडक नाम है। दृष्टि, अभी घग्गर नाम है। गोमती, गोमल अभी नाम है। सुवस्ति, जो अभी स्वात नाम है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। सबसे अधिक प्रिय देवता इंद्र थे, है ना।
आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। श्याम अयस्क इसके कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी से प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को विकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है। सरस्वती ऋग्वेद में गंगा एक बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे अधिक प्रिय देवता है। उत्तर वैदिक काल में विष्णु के 3 पगों का कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक का समय जो है राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। पर्ण उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ तुलना फूटी नाव से किया गया है। यज्ञ की तुलना। अब आते हैं ऋग्वैदिक देवता के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे इसके देवता है और इससे संबंधित इंद्र जो देवता है यह युद्ध के नेता और वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता को जाने जाते हैं अग्नि देवता को। और वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता माना जाता है। समुद्र के देवता भी और विश्व के नियामक भी, वह शासक, सत्य का प्रतीक और ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कार्यकर्ता दिन रात का करता। धौ जो है आकाश के देवता सबसे प्राचीन। सोम जो है वनस्पति के देवता। उषा जो है प्रगति और उत्थान के देवता। अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण जो है पशुओं को रक्षा करने वाले देवता। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक और पालन करता। मरुत जो है यहाँ आए तूफान के देवता। आगे कहा गया कि ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीमि ने शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब आते हैं कर्षण विचारधाराएं के बारे में देखेंगे। रूढ़िवाद विचारधारा। इसमें कहा गया कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक वेदों के परमाणविकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदाय कौन कौन है? उप संप्रदाय सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है, जो षड दर्शन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? षड दर्शन। यहाँ पे दर्शन विचारधाराओं को दिया गया है। देखिए क्या है, रूढ़िवादी, आस्तिक और इधर नास्तिक। सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा आजीवक, वेदांत। सांख्य विचारधारा दिया गया है। सांख्य विचारधारा की सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गिनना। संख्या का शाब्दिक अर्थ है गिनना। इस विचार धारक के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्म ज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ को 2 पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 प्रमुख अवधारणाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमतः, अनुमान और निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली की पद्धति है।
यहाँ पे और भी दिया है दर्शन इधर प्रवर्तक शाक्य, कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत और बद्रायन। अब देखेंगे यहाँ पे है योग विचारधारा क्या है। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान के प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त करते थे। मुक्ति प्राप्त करने के साधन जो है यम मतलब स्व नियंत्रण एवं अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन से संचालित करने वाले नियम का पालन करना, प्रत्याहार मतलब विषय का चयन, धारण मतलब मन का विकसित करना, ध्यान मतलब चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, एवं समाधि मतलब मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विचलित होने का कारण है। न्याय विचारधारा के बारे में जानेंगे तो इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्क पूर्ण चिंतन और विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क समस्त साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या का सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना है कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा के बारे में जानेंगे हम लोग। वैशेषिक विचारधारा में है कि यह विचारधारा ब्रह्मांड के भौतिकवादिता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों कौन कौन अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बने हैं। इस विचारधारा की दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ है। मीमांसा विचारधारा के बारे में जानेंगे। यह मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्य को पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनु आनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता करने से होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैदिक प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया है। वेदांत विचारधारा के बारे में जानेंगे तो इस दर्शन के आधार पर निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ जो है बद्रायन द्वारा लिखी ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही जीवन की वास्तविकता है। शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्वयं का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्मा की अनुभूति कर मुक्त को प्राप्त कर जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा तथा आत्मा को अश्विनी तथा शाश्वत बना देता है। अब आते हैं नास्तिक विचारधारा के बारे में। इसमें नास्तिक विचारधारा में कहा गया है कि ये वेदों के मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। लोकयात दर्शन या फिर चार्वाक विचारधारा। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति के परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं, इसलिए मानव का अंत है। इसलिए मृत्यु मानव का अंत तथा सुख भोग ही मानव की जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्हें खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब देखेंगे आगन्य के बारे में। आगन्य में कहा गया है कि कट्टरपंथी शैष्यवाद में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यह संभव भी तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। अब आजीवक के बारे में। इसकी स्थापना मखलीपुत्र गोसाल के द्वारा ईसा पूर्व 6वीं सदी में की गई है। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत के विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसमें बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकार था। उत्तर में प्रदेशों में श्रावस्ती आजीवक का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे।
यह संप्रदाय भाग्यवाद या नियतिवाद में विश्वास करता था। इनके अनुसार संसार की हर चीज जो है भाग्य या फिर नियति द्वारा पूर्व निर्धारित होती है और मनुष्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसके अनुसार मनुष्य के स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं है। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक सातवें स्तंभ के राजा देश में आजीवकों के उल्लेख मिलता है। नोट में दिया गया है आपका कि वेदांत दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्रों का ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों का सामूहिक रूप से जो है प्रस्थान रात्रि कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय में हम लोग देखेंगे आज का जो हम लोग का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला, एक दिन में जो है 5 ही टॉपिक होंगे आपके, ठीक है। इसमें कहा गया है क्या कि बौद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय से मिलता है। देखिए वो कौन कौन था। वो जो था आपका इधर महाजनपद, राजधानी और इधर क्षेत्र और उसकी आधुनिक स्थान दिया गया है। देखिए तो अंग, इसकी राजधानी चंपा थी जो भागलपुर, मुंगेर अभी बिहार में स्थित है। मगध जो गिरिब्रज या फिर राजगिरी बोल दीजिए, इसकी राजधानी थी पटना, गया बिहार में है, बिहार को कहा जाता था। काशी जो वाराणसी इसकी राजधानी थी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में। वज्जी इसका वैशाली, विदेह और मिथिला कह सकते हैं राजधानी थी। वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। फैजाबाद गोंडा बहराइच जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती उज्जैन या फिर महिष्मती इसका बोल सकते हैं राजधानी। मालवा मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। मल्ल जो है कुशावती इसकी राजधानी है। और देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में पड़ता है। पंचाल की जो है राजधानी ही छत्र या फिर कंपिल्य बोला गया है। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश वर्तमान में पड़ता है। चेदी जो शक्तिमती इसकी राजधानी है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है। दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में। मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। कंबोज जो है हाटक इसकी राजधानी है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी है, मथुरा उत्तर प्रदेश। असमक जो है राजधानी इसका है पोटली पोतन कह सकते हैं, गोदावरी नदी के तट पर। और दक्षिण भारत का एकमात्र जो है जनपद है यह। गंधार तक्षशिला इसकी राजधानी है। रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। अब जो हम लोग कल का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये कल से ये रहेगा जैन धर्म से लेकर के फिर नेक्स्ट आगे किया जाएगा। तो तब के लिए धन्यवाद।